गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 1 सत्ता की साझेदारी का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी की और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। उसकी एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने सत्ता में अल्पसंख्यक लोगों के हितों की अनदेखी की और उसका परिणाम निकला कि श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, जिसका नुकसान भी श्रीलंका को उठाना पड़ा। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार यदि सत्ता की साझेदारी की जाए, जो कि एक अच्छी चीज़ के रूप में है जिसको आप समझ चुके हैं, तो ये कैसे की जाए, इसके रूप क्या हो सकते हैं। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है और इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। बच्चों, लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूहों के हाथ में रहनी चाहिए। क्योंकि अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई, कई लोगों के पास फैसले लेने की शक्ति आ गई, तो तुरंत फैसले लेना और उसे लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, क्या कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है और इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान भी लोकतंत्र में दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें भी शामिल होती हैं। तो आशय क्या है? आशय इसका यही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फैसले किसी व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होने चाहिए। फैसले लेने में देश के सभी समूहों का, नागरिकों का योगदान होना चाहिए। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चित्र भी देख लेते हैं। ये जो है कि व्लादिमीर पुतिन हैं, ये जो कि रूस के राष्ट्रपति, और इधर जो है कि बुश हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इसमें देख रहे हैं कि दोनों लोग एक ही तांगे पर बैठे हुए हैं और व्लादिमीर कहते हैं कि सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। यह चित्र जो है कि तब बनाया गया था कार्टून, जब 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंप दी गईं और इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। तो आप देखेंगे कि कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो सत्ता की साझेदारी का रूप है उसको एक एक करके आप समझेंगे। तो दुनिया के जितने भी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं, उनमें सत्ता की साझेदारी के कई प्रचलित रूप सामने आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये पहला रूप है, सत्ता का क्षैतिज वितरण।
इसको आप समझिए कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है। तो शासन के विभिन्न अंग, जैसे आपके देश में है, सरकार के 3 अंग हैं मुख्य रूप से, चौथा एक राष्ट्रपति भी है। तो 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा जो होता है उसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब इसमें देखिए कि सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सरकार का सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन भी बना रहता है। आप जो है ये क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कार्यपालिका आमतौर पर जो है सरकार के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। तो कार्यपालिका यानी सरकार ही सत्ता का उपयोग करती है, जरूर करती है, लेकिन यह संसद के अधीन कार्य करती है, यानी विधायिका के अधीन कार्य करती है। अब न्यायपालिका है तो उसकी भी नियुक्ति कार्यपालिका ही करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश भी रखती है या रख सकती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। अब हम लोग सत्ता की साझेदारी का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण या साझेदारी। तो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में आप देखेंगे कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। आप अपने देश में इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके देश में एक केंद्रीय सरकार है जो कि सामान्य रूप से पूरे देश पर शासन करती है, और फिर इसके बाद जो है प्रांतीय राज्य की सरकारें हैं और जो कि अलग अलग राज्यों में शासन करती हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार होती है उसको हम लोग संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, और प्रांतीय सरकारों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे भारत में राज्य सरकार। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस ऊर्ध्वाधर वितरण में जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनमें सत्ता का बंटवारा या हिस्सेदारी संविधान में स्पष्ट है, लिखित रूप में है कि केंद्र सरकार की शक्तियाँ कौन सी होंगी और राज्यों की शक्तियाँ कौन सी होंगी। तो बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। जैसे कि आपके देश में स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं, नगर पालिकाएँ हैं, ग्राम पंचायतें हैं। ये सब जो है ऐसी इकाइयाँ हैं जो कि स्थानीय स्तर की होती हैं। तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर मतलब सबसे ऊपर केंद्र सरकार जो कि पूरे देश पर शासन चलाती है, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ जैसे नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायतें। तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण है। और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की शक्तियाँ भी अलग अलग संविधान में उल्लिखित हैं, उसमें कोई विवाद की स्थिति
नहीं है। तीसरा, सत्ता की साझेदारी का रूप आप देखिए कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में भी हो सकता है। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है और कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्राविधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। आप अपने भी देश में इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधानों के चुनाव होते हैं, उसमें रोटेशन वाइज सीटों का आरक्षण होता है ताकि सभी वर्ग के, सभी जाति समूहों के लोगों को सत्ता में भागीदारी करने का और फैसले लेने का समान अवसर प्राप्त हो। तो आप जो है कि अपने देश के भी उदाहरण से इस चीज़ को समझ सकते हैं। और जो देश में अल्पसंख्यक होते हैं उनको भी सत्ता में साझेदारी दी जाती है। और आपको पता है कि सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब किसी को कुछ खास प्रकार के मौलिक अधिकार भी दिए जा सकते हैं या देश की विधानसभाओं, संसद में कुछ आरक्षण देकर के भी यह भागीदारी दी जा सकती है या हिस्सेदारी दी जा सकती है। अब हम लोग चौथा हिस्सेदारी का रूप पढ़ते हैं कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प अवश्य रहना चाहिए। और आप देखते हैं कि आपके देश में, अपने देश का उदाहरण लेकर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुदलीय व्यवस्था है जिसमें अलग अलग विचारधारा की पार्टियां होती हैं और सबको रोटेशन में, या यूँ कह सकते हैं कि एक के बाद दूसरे को, अक्सर कहने का आशा है, अक्सर सबको एक न एक बार सत्ता में चुनाव जीत करके पहुंचने का अवसर उपलब्ध रहता है। तो इससे जो है कि जो सत्ता की भागीदारी है एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखती है कि नहीं, सभी विचारधारा के लोगों को चुनाव जीत करके सत्ता में जाने का और शासन चलाने का पूरा अधिकार है। तो ऐसा जो है कि हम लोग और भी मामलों में दे सकते हैं। जैसे लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह भी होते हैं जो कि अपने अपने हितों के लिए संगठन बनाते हैं और सक्रिय रहते हैं। तो सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर भी ये समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो ये सारे जो रूप हैं सत्ता की साझेदारी के, ये जो है कि आपको समझ लेना है, या मैं मान चल रहा हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। एक बार आप किताब भी पढ़िएगा और यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर हम लोग दोबारा ऑनलाइन क्लासेस में डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे। यहाँ पर क्या समझा क्या जाना, एक जो है कि कार्टून दे करके आपको बताया जा रहा है कि सत्ता के बंटवारे के कुछ निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि जो 4 श्रेणियाँ सत्ता के साझेदारी की, जो 4 श्रेणियाँ, जो 4 रूप आपने अभी पढ़ा है या समझा है, यह किस में आता है।
जो विभिन्न इसमें उदाहरण दिए गए हैं, ये किसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले देखिए, ये मुंबई उच्च न्यायालय का है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे। तो यह सत्ता की साझेदारी का जो आपने पहला रूप पढ़ा था, क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण, उसके अंतर्गत आता है। दूसरा जो है कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूल निवासी समुदाय के साथ ज़मीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। यानी कि मूल निवासी जो हैं वो ज़मीन के दावों का निपटारा, जो भी विवाद है उसका समाधान वो कर सकते हैं। तो यह जो है कि सत्ता की साझेदारी का वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत आएगा। ये दूसरी कैटेगरी है। फिर जो आपने चौथी कैटेगरी पढ़ी थी, उसके अंतर्गत ये आएगा चौथा स्टेटमेंट, और फिर पांचवा जो स्टेटमेंट है वो आपको स्वयं डिसाइड करना है कि यह किसके अंतर्गत आता है। तो बच्चों, इस चैप्टर का ये आखिरी हिस्सा था। अब आपको जो है कि प्रश्न भी दिए गए जिनको आपको करना है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से लिखेंगे। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी या हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए कि युक्तिपरक और नैतिक कारण क्या होगा। एक उदाहरण देना है, आपको अपने आप से उदाहरण देना है। इसी तरह से जो है और भी प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे से हल करेंगे और साथ ही साथ जो है जो टॉपिक वाइज नोट्स है उसको भी बनाएंगे, तो आपकी विषय वस्तु बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।